नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। चलिए, हम लास्ट क्लास में 90 प्रश्नों तक कर चुके थे, ठीक है। और 90 प्रश्न से आगे करेंगे हम डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत से जितने भी प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एस सी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उन सभी का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। ये यूज़फुल है आपके पैट के लिए, लोअर पीसीएस के लिए, जेए यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए, और आने वाली और जो लेखपाल बीडीओ बीपीओ भर्तियां हैं उनके लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर बाकी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या चाहिए, तो वो हम यहाँ से करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। आज के सेशन में शायद 30 प्रश्न हैं और इनको हम करेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर। ठीक है, आपका काफ़ी टाइम बचेगा यहाँ पर। चलिए, 91 कादम्बरी के लेखक कौन है? कालिदास, कौटिल्य, हर्ष या महाकवि बाण? तो कादम्बरी के लेखक हैं महाकवि बाण। महाकवि बाण आपके लेखक हैं कादम्बरी के। ठीक है, अच्छा, महाकवि बाण ने एक रचना और की है, हर्षचरित की रचना भी की है। हर्ष का यह पेपर में आया है, हर्ष चरित की रचना भी आपकी महाकवि बाण ने की है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो कादम्बरी है ये किस भाषा में है? ये है संस्कृत में है। ये भी प्रश्न एक बार पूछा है, ये है संस्कृत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 92 विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? देखिए, भाषा भी पूछता है, तमिल में, पाली में, संस्कृत में या हिंदी में। तो विशाखदत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस, ये आपकी भाषा है इसकी, वो है संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है। ठीक है, इसमें मुद्रा राक्षस में है क्या? इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण किया गया है। इसमें मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट है 93 प्रश्न, मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश का था? पुर्तगाल का, ग्रीस का, मिस्र का या तुर्की था? तो ये लोअर पीसीएस में आया प्रश्न है। तो जो मेगास्थनीज था जिसने इंडिका पुस्तक लिखी है, ये था ग्रीस का निवासी था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर लगभग 304 बीसी में ये भारत आया था। और इसने इंडिका नामक पुस्तक के द्वारा भारत में उस समय का जो रहन सहन था उसको उजागर किया है, भारत की स्थिति को उस समय उजागर किया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात एक और है इसमें कि जो ये मेगास्थनीज था, ये इनके दरबार में रहा था सेल्यूकस का राजदूत बनकर। किसका? सेल्यूकस का राजदूत बनकर रहा था। कौन? मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 94, ये कला और संस्कृति से प्रश्न है, स्थापत्य कला से प्रश्न है, ये प्राचीन भारत से। 94 प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हेलेबीडु या फिर पापनासम, बादामी या हम्पी? 2 बार ये पेपर में आ चुका है, लेखपाल में आया है और जेई में आया है। तो ये विरूपाक्ष मंदिर ये स्थित है कहाँ पर? ये हम्पी में स्थित है। कहाँ पर? हम्पी में स्थित है। कहाँ पर है ये? कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। और ये प्रश्न भी पूछा है, ये किस नदी के किनारे है? तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। और हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर है क्या? यहाँ पर शिव मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर शिव मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा, यह मंदिर विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, द्वितीय थे, उनकी रानी थी लोका महादेवी। उनकी रानी का नाम था लोका महादेवी, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया, लोका महादेवी के द्वारा बनवाया गया। एक बात और है कि विरूपाक्ष मंदिर की जो शैली है वो आपकी द्रविड़ शैली। कौन सी है? द्रविड़ शैली। देखिए कितने प्रश्न आपको मैंने इसमें करा दिए। आप सारे प्रश्न कॉपी में लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न बनेगा ये आगे जाके। 95 है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक हैं आपके महाराष्ट्र, एमपी में स्थित हैं। एक जिला पड़ता है आपका छतरपुर में स्थित है। ठीक है, इनका निर्माण आपका 900 ईस्वी से
लगभग 1130 ईस्वी के बीच हुआ है। और करवाया किसने है इनका, यही प्रश्न पूछा है, ये आपका चंदेल शासकों ने करवाया है। चंदेल राजाओं या चंदेल शासकों, राजाओं, चंदेल राजाओं के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। खजुराहो मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है यहाँ का, वो है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव, ये पेपर में कई बार पूछा है। कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो खजुराहो में स्थित है और चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया है। और वो कहाँ पर है आपका, एमपी में है। कितने प्रश्न बन गए देखिए इससे, है ना। इसी प्रकार अध्ययन करेंगे हम प्रत्येक प्रश्न का। 96 है, मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टान को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। कौन सा है, पातालेश्वर है, भैरव है, दूधनाथ है या कैलाश है। सही विकल्प हो जाएगा इसका कैलाश मंदिर है, जो एलोरा मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है और ये चट्टान को काटकर बनाया गया है। ठीक है। एक बात और है इसके बारे में कि ये जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण जो कराया था वो राष्ट्रकूट शासक या राष्ट्रकूट राजा थे। राष्ट्रकूट राजा कौन थे, कई बार पूछा है। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम, उनके द्वारा कराया गया। टाइम क्या था, 8वीं शताब्दी में ये कराया गया है। ठीक है। ये पूरा पहाड़ काट के एक पहाड़ के अंदर ही मंदिर बनाया गया। ये इस मंदिर को एकाश्म मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकाश्म मंदिर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 97। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा, वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में या कुषाण काल में। तो मथुरा कला मंदिर अपने शिखर पर पहुंचा कुषाण काल में। कुषाण काल में अपने शिखर पर पहुंचा। ठीक है। अच्छा, मथुरा कला का जन्म हुआ था, वो हुआ था कनिष्क के समय पर। कब, कनिष्क के समय पर जन्म हुआ था। ठीक है। इसमें मूर्तियों को भारी भरकम कपड़े से ढक दिया जाता था और देवताओं की मूर्तियों को देखकर इसमें एक आध्यात्मिक और भौतिकता दिखाई देती थी। ठीक है। इसमें मूर्तियाँ बनी, सभी धर्मों की बनी, कृष्ण की मूर्ति बनी, विष्णु की मूर्ति बनी, है ना, शिव, दुर्गा, गणेश की मूर्ति बनी। नेक्स्ट है 98। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है, अजंता की गुफाएं, उदयगिरी, मेहरगढ़ या भीमबेटका। तो नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी मिलती है आपको कहाँ पर, भीमबेटका में। कहाँ मिलती है ये, भीमबेटका में मिलती है। यहाँ पर मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म, पत्तों एवं छालों का प्रयोग करता था, परंतु इस काल में उसने वस्त्र निर्माण सीख लिया था। भीमबेटका में जो रंग प्रयुक्त हुए हैं उनकी पुष्टि की गई है कि वो रंग वस्त्रों को रंगने की शुरुआत यहीं से हुई है ना। यहाँ पर रंग मिले हैं जो चित्रकारी के लिए, उन वो रंग, वही रंग, उन्हीं रंगों से वस्त्र जो पहनता था आदमी, उनके वस्त्रों को रंगा जाता था। ठीक है। 99। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, उत्तर प्रदेश विशेष का प्रश्न बन सकता है। मिर्ज़ापुर, वाराणसी, सोनभद्र या चंदौली। तो ये स्थित हैं आपकी पंचमुखी गुफाएं हैं, वो आपकी स्थित हैं सोनभद्र में, सोनभद्र जिले में स्थित हैं। ये विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों की गुफाओं में स्थित हैं। कहाँ पर हैं ये विंध्याचल और कैमूर की गुफाएं हैं, कैमूर पर्वत की गुफाएं हैं, वहाँ पर ये स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, अब ये आपका मध्यकालीन भारत यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से मध्यकालीन भारत के प्रश्न आपको मिलेंगे इसमें प्रीवियस ईयर, जो कि अब तक आपके पूछे गए हैं यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में। पहला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय के से पराजित हुआ था। 1471, 1191, 1391 या 1061। तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था 1191 में। 1191 में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को पराजित किया था किसने, पृथ्वीराज तृतीय ने। ठीक है। और 1900 और 1192 में, सॉरी 1100 क्यों, हाँ मैंने गलत लिख दिया, वो 1192 लिखना था। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया। ठीक है। इसी को ही पृथ्वीराज चौहान बोला जाता है। नेक्स्ट है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। फिरदौस मोहम्मद गोरी,
फिरदौस मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी। तो पहली बार जो आक्रमण किया भारत पर मुस्लिम ने, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था। उसने 1711 में भारत पर आक्रमण किया। नहीं, 1712 में भारत पर आक्रमण किया। 1711 में तो उसे बजय मिली थी, है ना, एक सिंध पर आक्रमण किया था। अरबों का जो पहला हमला था, है ना, वो कोई और शासक था, लेकिन पहला जो वेरीफाई मुस्लिम शासक है वो है आपका मोहम्मद बिन कासिम। इसने राजा दाहिर को परास्त कर सिंध पर विजय प्राप्त की थी। राजा दाहिर दाहिर थे सिंध पर, सिंध क्षेत्र में, उनको परास्त करके वहाँ पर विजय की थी। इसकी जो जानकारी प्राप्त मिलती है, ठीक है, वो एक बुक है चचनामा। चचनामा एक किताब है, उससे इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, चचनामा बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? 600 ईसा पूर्व में, 980 में, 1200 में या 1527 में। तो नालंदा प्राचीन शिक्षण का एक मठ था जो नष्ट हो गया था आपका 1200 ईस्वी में। 1200 ईस्वी में ये नष्ट हो गया था। इसको नष्ट किया था ऐबक का एक सेनापति था, बख्तियार खिलजी, है ना, बख्तियार खिलजी। उसने इसमें आग लगा दी थी और इसको नष्ट कर दिया था, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड था नष्ट किया गया था, है ना, वो था वैसे तो 1197, लेकिन राउंड फिगर में आप 1200 ईस्वी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? खिलजी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, लेटेस्ट आया है पेड 2022 में। खिलजी, लोधी, सैयद और तुगलक। तो सबसे जो कम अवधि तक शासन किया वो खिलजी वंश ने किया। खिलजी वंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया, ठीक है। इसके जो खिलजी वंश की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी, खिलजी वंश की, ठीक है। और इसी जो खिलजी वंश के ही एक शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, प्रसिद्ध शासक थे, और इन्होंने ही सिकंदर ए सानी की, दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में ये सबसे योग्य थे, और इन्होंने ही सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी या आराम शाह। तो दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान था। इसी ने गुलाम वंश की नींव डाली। गुलाम वंश की नींव डाली। कब डाली? ये 1206 की बात है, 1206 की बात है डाली। और इसकी राजधानी जो बनाई थी इसने वो बनाई थी लाहौर। लाहौर से शासन किया इसने। और इसी ने कुतुब मीनार की नींव डाली। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, कुतुब मीनार की नींव डाली, है ना, उसको बाद में इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट करवाया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? देखिए अभी हमने बताया था लास्ट में, है ना, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक राजवंश की नींव डाली थी, वो थी आपका गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश, है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका? गोरी का, है ना, मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था, ठीक है। इसे लाल बख्श भी कहा जाता था, लाल बख्श भी कहा जाता था, ठीक है। इसने राजधानी बनाई लाहौर राजधानी बनाई, है ना। और दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसने बनवाया, है ना। और इस 2.5 दिन का झोपड़ा एक कहने को एक मस्जिद थी, मस्जिद का निर्माण इसने कराया। और कुतुब मीनार, लास्ट प्रश्न में हम बता ही चुके हैं, कुतुब मीनार की नींव इसने ही डाली थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर। तो लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने, ठीक है। लौह और रक्त की नीति अपनाई बलबन ने, यानी इसको कहा था कठोर नीति गुलाम, है ना, कठोर मतलब लोहा मतलब कठोर नीति गुलाम, बंसी शासक।
इसने ही बलबन ने, कुछ और फैक्ट हैं, बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी, है ना। सिजदा सिजदा एंड पैबोस। पैबोस मतलब सर झुकाते थे और पैरों को चूमते थे। इसी बलबन ने एक त्यौहार शुरू किया था, नवरोज। नवरोज त्यौहार शुरू किया था, ठीक है। और एक और बलबन के समय एक और प्रसिद्ध जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि मंगोल आक्रमण हुआ था इस समय। मंगोल आक्रमण हुआ था इस समय, तो मंगोल आक्रमणकारियों से रक्षा की थी इसने। काफ़ी अच्छी नीति अपनाई थी मंगोल आक्रमणकारियों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं आगे। ये किसने भारत में इब्न बतूता, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या अकबर? तो इब्न बतूता आया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। कौन था इब्न बतूता? एक अफ्रीकी यात्री था, अफ्रीका का एक निवासी था। इसका जो नाम था वैसे तो शेख फतह अबू अब्दुल्ला था, ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आ गया और वहाँ पर काजी नियुक्त हुआ, काजी नियुक्त किया गया, ठीक है। और इसी को इब्न बतूता को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा? चीन को भेजा था, ठीक है। और इसकी एक किताब है, इसी ने जो चीन गया और जहाँ भी ये घूमा फिरा उसका एक यात्रा वृतांत लिखा है इसने। एक बुक है रेहला, ये इसी की बुक है रेहला जो इसने लिखी है, ठीक है। कितने सारे प्रश्न आपको मैंने इसमें करा दिए और इसमें से एक न एक प्रश्न आपको मिलने वाला है आने वाली परीक्षाओं में। प्रश्न 9 है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1294, 1417, 1213 या 1398 में? तो ये आक्रमण किया था आपका 1398 में। 1398 में नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। कौन थे इस समय जो राजा था? तुगलक वंश का राजा था। कब? तुगलक वंश का शासक था। कौन था? नसरुद्दीन महमूद थे उस समय, शासनकाल थे। तो उस समय एक तैमूर था, ये था समरकंद का शासक। कहाँ का था? समरकंद का शासक था। इसने आक्रमण किया भारत के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह या मोहम्मद बिन तुगलक? तो तुगलक वंश की नींव रखी थी इसने गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी, ठीक है। इनको गयासुद्दीन तुगलक का एक और नाम था गाजी मलिक, ठीक है। और इसका संबंध था एक है करोना जनजाति से इनका संबंध था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों और ये कई प्रश्न पूछा है, इन्होंने नहरों और कुओं का निर्माण कराया। नहरों एंड कुओं का निर्माण करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है, ठीक है। इसी वंश का एक शासक है ना मोहम्मद बिन तुगलक, वो इसका उत्तराधिकारी बना है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316 या विकल्प दूसरा, विकल्प तीसरा या विकल्प चौथा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही विकल्प है वो है आपका 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का दूसरा शासक था। ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसके कई अभियान हैं, है ना। गुजरात विजय, ठीक है, गुजरात का अभियान है, ठीक है। फिर रणथंभौर का अभियान है ना। फिर चित्तौड़ का अभियान है, फिर मालवा का अभियान है, फिर सेवान का अभियान है, इस तरह के इन्होंने। फिर जालौर का अभियान है। ये सारे क्रम लगाने को आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और मालवा चौथा, फिर सेवान चौथा, पाँचवा और जालौर का छठा। ये 6 अभियान इसने अपने जीवन में किए थे। नेक्स्ट है, खिज़ खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या शाह वंश? तो खिज़ खान संबंधित था आपके सैयद वंश से। किससे संबंधित था? सैयद वंश से। एक्चुअली खिज़ खान ही संस्थापक था किसका? सैयद वंश का संस्थापक था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? 1421 से 1434
51 से 89 या फिर 89 से 17, 17 से 26। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें विकल्प संख्या सी। ठीक है, सिकंदर लोधी का शासनकाल 1489 से 1517 तक था। सिकंदर लोधी का जो मूल नाम था, इसका जो मूल सिकंदर लोधी का जो मूल नाम था वो था आपका निजाम खान। निजाम खां था कौन सिकंदर लोधी? सिकंदर लोधी था बहलोल लोधी का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी। किसका? बहलोल, जिसने लोधी वंश की, बहलोल लोधी जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी। ये थे आपके सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी सिकंदर शाह की भी उपाधि ली, इसने दिल्ली के शासन पर बैठा। सिकंदर लोधी ने एक और काम किया कि इसने आगरा की स्थापना की। किसकी? आगरा की स्थापना की। कब की स्थापना की इसने आगरा की? और इसके गले की बीमारी के कारण 1517 नवंबर में इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? प्रजापति, यानी विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? प्रजापति, अश्वपति, मेघपति या नरपति। तो जो विजयनगर की जो परंपराएं हैं उसके अनुसार जो वहाँ का शासक था उसको नरपति कहा जाता था। नरपति कहा जाता था। नरपति का मतलब है लोगों का स्वामी, लोगों का स्वामी। ठीक है, लोगों का स्वामी। अश्वपति, अश्वपति जो था वो होता है घोड़ों का स्वामी, मतलब दक्कन के सुल्तानों को कहा जाता था अश्वपति। दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति कहा जाता था। और नरपति विजयनगर के राजा को। 15वां प्रश्न है तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की? कई बार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नरसा नायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या वीर नरसिंह। तो तुगलक राजवंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 16। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं। विजयनगर साम्राज्य ही वही साम्राज्य जिसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ये मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था। 17वां प्रश्न है विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस स्थित था? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा और कृष्णा। सही विकल्प है इसका, ये स्थित था तुंगभद्रा नदी के किनारे। यही इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है, अच्छा, विजयनगर का जो वर्तमान नाम हम्पी बोला जाता है वो हस्तिनावती है। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी। ठीक है, हम्पी। उसी को हस्तिनावती भी कहा जाता है, हस्तिनावती भी कहते हैं। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न है। अच्छा, एक बात और है, विजयनगर की स्थापना कब की गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगले प्रश्न मिल जाए कहीं आपको। ये 1336 में की थी। 1336 में की गई थी तुंगभद्रा नदी के तट पर। देखिए वही प्रश्न आ गया है ना। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर राय, बुक्का राय, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय। तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई थी तुंगभद्रा नदी किनारे। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। तो ये इसका जो उत्तर आयोग ने निरस्त कर दिया था। 19वां प्रश्न है मध्य युगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक कौन था? शंकराचार्य, कालिदास, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सबसे आगे थे उस समय वो थे आपके शंकराचार्य सबसे आगे थे। ठीक है, ये अद्वैतवाद इन्होंने एक परंपरा शुरू की थी है ना, उसको अद्वैतवाद भी कहा जाता था। अद्वैतवाद कहा जाता था। इस काल में जो सामाजिक धार्मिक सुधारों द्वारा समाज में विभिन्न तरह के भगवानों की भक्ति का प्रसार किया गया, मतलब प्रचार भी किया गया और उनका प्रसार भी किया गया। 20वां प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था? गुरु अंगद,
गुरु अंगद ने, गुरु नानक जी ने, गुरु गोविंद जी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो गुरु ग्रंथ साहब के संकलन को प्रमाणित किया था वो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। यह पुस्तक गुरुमुखी लिपि में भी लिखी गई है। जो गुरु ग्रंथ साहब है ये लिखा गया है आपकी ये गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। ये आदि ग्रंथ है सिख धर्म का। चलिए ठीक है फिर दोस्तों, अभी अब 30 प्रश्न तो हो ही गए हैं और 15 से 20 मिनट आपको लगे इसमें। ठीक है, और पढ़ते रहिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत कम समय में आपको काफ़ी ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। और कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताइए, और प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।